अभी तक स्वजनों या प्रियजनों के लिए तो बहुमंजिली इमारतें बनाते देखा सुना गया था, लेकिन आज ऐसी चीज से रूबरू करवाते हैं, शायद देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, पक्षियों के लिए फ्लैट्स, पक्षियों के लिए रैन बसेरे। मेरे पीछे की तस्वीरें इस बात की ताकीद करने के लिए पर्याप्त हैं कि ये जो ऊपर इमारत आप देख पा रहे हैं, ये पक्षियों के लिए, बेजुबान उन पक्षियों के लिए हैं जिनका कोई नहीं है। तो ऐसे पक्षियों के लिए ये 8 मंजिला इमारत तैयार की गई है, बाकायदा एक बेस बनाया गया और उस बेस के बाद ये फ्लैट्स, इनको फ्लैट्स कहना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हूबहू उसी तर्ज पर जैसे लोग अपनी संतान के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस तरह के फ्लैट्स बनाते हैं। समाज सेवा को समर्पित ये जो ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट, और ट्रस्ट में अक्सर देखा जाता है एक शख्सियत को, मुरलीधर शास्त्री जी। लगातार चाहे गौ सेवा की बात करें, आमजन की सेवा की बात करें, और सबसे बड़ा जो बीड़ा उठाया गया है वो बीड़ा उठाया गया है उन पक्षियों की सेवा का जिनका कोई नहीं होता। धूप में, गर्मी में, या फिर इस तरह की हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड में जब ये पक्षी, इनको कहीं आश्रय नहीं मिलता है तो इन फ्लैट्स में आकर वो रुकते हैं। खुद मुरलीधर शास्त्री जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर ये दिमाग में विचार कहाँ से आया। फ्लैट्स तो शास्त्री जी आम आदमी बनाता है अपने प्रियजनों के लिए, आपके मन में कहाँ से विचार आया कि इस तरह के फ्लैट्स जो है उनका निर्माण करवाया जाए? सबसे पहले ये बात, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में? सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज हरियाणा को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि असल सामाजिक सरोकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये संकल्प हमारे स्वामी श्री सदानंद जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके मन में आया जब उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में जो घर हुआ करते थे, घरों में पक्षियों के लिए जगह निश्चित किया करते थे। आज हम इतने संवेदनहीन हो गए और आधुनिकता के दौर में, फैशन के दौर में हम उन पशु पक्षियों सभी को भूल गए। तो स्वामी जी ने देखा, एक बार हमारे कुछ ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि जो हमारे मंदिर का गुंबज है, इस गुंबज पे कबूतर बैठे रहते हैं और ये गंदा करते हैं। तो महाराज जी ने कहा, ये गंदा नहीं करते, तुम लोगों ने इनका आश्रय छीन लिया है, घरों में बनाया करते थे। तो मेरे मन में एक विचार आया हुआ, मैंने अहमदाबाद में ये चीज देखी थी, क्यों ना हम इनके लिए एक रैन बसेरा का संकल्प शुरुआत किया जाए। क्योंकि इससे पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, स्वामी जी ने 108 गौशालाओं का संकल्प लिया था, जो पूरे भारतवर्ष में वो संकल्प को पूरा कर लिया। 108 पक्षियों का रैन बसेरा का संकल्प यहीं से लिया और उस दिन स्वामी जी ने ये बीड़ा उठा लिया कि मैं इनके लिए कुछ समाज में काम करूंगा। तो सर्वप्रथम आदमपुर के अंदर ये शुरुआत किया और आदमपुर के बाद में भिवानी में, जैसे रामबाग शमशान भूमि में, उसके पीछे भी रहस्य है। स्वामी जी का कहना है कि इंसान जब शमशान भूमि में जाता तो वैराग्य की भावना आ जाती है, सामाजिक जन कल्याण की भावना उदय हो जाता है। वो सोचता है कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, तो वहां रह करके चिंतन करेगा और इस बात को विचार करेगा कि इस काम में हम लोगों को सभी की सहभागिता होनी चाहिए। इस भावना के साथ स्वामी जी ने इसकी शुरुआत किया और लगभग अभी 6-7 निर्माण पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में कारीगर गए हैं, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बहुमंजिला फ्लैट्स बनाए गए हैं, उनका रूप दिया गया है, और जो जिस तरह से यहाँ पर इसको रंगीन, पूरी तरह से कलरफुल बनाया गया है, जैसे इंसान अपने जो आशियाने बनाता है, अपने भवन बनाता है, फ्लैट्स बनाता है, ठीक उसी तरह का आकार, उसी तरह का प्रतिरूप इसको दिया गया है। शास्त्री जी, तो कितने पक्षी कितनी तादाद में आते हैं, और ये मंतव्य क्या है कि इस तरह से इसको कलरफुल बनाने का, इस तरह से इसको रंगीन बना? आपने ठीक कहा कि जैसे प्राचीन काल में हमारे घर झोपड़ी के हुआ करते थे, तो झोपड़ी के होने के नाते उसमें पक्षियों को स्थान मिल जाता था और वो हमारे एक सहचर होकर के, हमारे प्रकृति के साथ जुड़ करके इंसान उनका मित्र हुआ करता था। जब से आधुनिकता का दौर आ गया तो कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो गया। तो स्वामी जी ने ये विचार किया कि पक्षियों की चहचहाट आश्रम में होनी चाहिए, लोगों को ये भावना कैसे मिले। तो उन्होंने विचार किया और इसको एक आधुनिकता के दौर पे, आजकल टाइल और पत्थर का युग चल पड़ा, जी।
तो टाइल के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया, अहमदाबाद के कारीगर हैं जो यहाँ पर आकर के इसके निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से रंग बिरंगे इनका जो भवन और फ्लैट्स बनाया गया है, ये देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मैंने जहाँ तक अहमदाबाद में देखा था, कुछ विदेशी पक्षी मेहमान भी आते हैं। तो ऐसा है कि पक्षी जब यहाँ आएंगे तो उनको ये दिखाई देगा कि हमारा भारत विकसित भारत की ओर कहीं जा रहा, कि पक्षियों के लिए भी इतना सुंदर एक भवन और फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। दूसरी बात हमें एक देखने को मिलता है, इंसान को भी इस बात से सीखना चाहिए। यहाँ कोई फ्लैट की हम बुकिंग नहीं करते हैं, वो अपनी भावना से जो जिस फ्लैट में रह रहे वो दूसरे के फ्लैट में जाते भी नहीं। कोई इनकी लड़ाई नहीं, कोई मुकदमा हमने यहाँ देखने को नहीं मिला। ये भी अच्छा संकेत हम यहाँ देख सकते हैं इस विषय। बड़ी बात शास्त्री जी आपने बताई और भाव विभोर करने वाली बात है कि बाहर से पक्षी जिस तरह से दूसरे मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, गणतंत्र दिवस पर, दूसरे आयोजनों पर, G20 के सम्मेलन हमने देखे थे, काफी कवरेज देखी थी, वहां भी जो है बाहर के मेहमान आए थे, उनका स्वागत किया गया था। कितने पक्षी यहाँ पर, अगर इस आश्रय स्थल की बात करूं मैं, तो कितने पक्षी यहाँ पर जो है अमूमन देखे जाते हैं? बाहर से भी पक्षी आते होंगे, वो भी यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। कबूतर भी और तोते इतने आगे रंग बिरंगे के, उससे मुझे अनुमान हुआ कि कहीं न कहीं इन्होंने अपने टेलीपैथी कहिए और संकेत के माध्यम से विदेशियों के धरती से भी आने वाले पक्षियों को बता दिया कि आप आ सकते, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी सुविधा हम आपको देने के लिए तैयार है। तो मेहमानों की स्वागत के लिए पक्षियों भी तैयार रहते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि स्वामी जी के मन में एक बात बहुत अच्छी आई कि हमने मंदिर में तो बना दिया, लोग पार्क में जाते हैं जी। और पार्क में जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो पक्षियों का जो कलरव चहचहाट बंद हो गया, उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो हमने प्रशासन को हुड्डा पार्क में इसकी अनुमति के लिए दिया हुआ, जो ही वहां से अनुमति मिल जाएगी इसके बाद में भिवानी में हुड्डा पार्क में भी बनाया जाएगा। ये आप जामनगर में जो जाएंगे तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहाँ एक आप देख सकते हैं कि वहां पर एक जगह बनाया हुआ जहाँ सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और पक्षियों को दाना डालते हैं, गौओं को चारा डालते हैं। तो इस संकल्प के साथ ये स्वामी जी ने हुड्डा पार्क में भी बनाने का निर्णय लिया है और यही हमारा संदेश है। और लोगों को भी हम यही बताना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मित्र हैं, पशु पक्षी ये सब हमारे मित्र है, ये कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे सहयोगी है। और यदि आयुर्वेद के हिसाब से बात करेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है किसी न किसी रूप में। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, यही स्वामी जी का संदेश। ये भी एक बड़ी बात है। कितने मंजिला ये इमारत है आप लोगों ने बनवाई है? क्या तमाम जगहों पर इसी तरह का प्रारूप, इसी तरह का खाका, इसी तरह की ड्राफ्टिंग की जाती है? लागत की अगर बात करें, क्योंकि कोई चीज किसी का निर्माण अगर करवाया जाता है तो काफी कॉस्टिंग भी होती होगी, कितनी लागत और कितनी मंजिला ये इमारत, ये फ्लैट्स जो है शास्त्री जी बनवाए? आपने ठीक कहा, क्योंकि ये भी बहुत व्यय साध्य होता है और जब अहमदाबाद से कारीगर आते हैं तो उसका निश्चित रूप से खर्च जरूर होता है। लागत का यह है कि 65 फुट की ऊंचाई जरूरत के हिसाब से, जहां जैसी परिस्थितियां हैं जगह के हिसाब से इसका निर्माण किया जाए। और लागत में इसमें करीब 8-9 लाख 6 लाख से शुरुआत होती, 10 लाख की लागत इसमें आ जाती है। क्योंकि इसके जो ही हम बेसमेंट तैयार करते हैं, बेसमेंट तैयार करने के बाद में ऊपर जाते हैं तो लेबर खर्चा भी बढ़ जाता है ऊपर में। और इसके साथ में नीचे कोई चीज टाइल लगाना हो आसान होता है, ऊपर की जब टाइल लगाने की प्रक्रिया हो जाती है तो बहुत कठिन कार्य हो जाता है, तो उसमें दुगुना खर्चा आ जाता है। लेकिन ऐसा समाज के काम करने में व्यक्ति, क्योंकि करने वाला ईश्वर है, हम तो निमित्त मात्र है, स्वामी जी का संकल्प है और स्वामी जी ने जो भी मन में संकल्प लिया है वो लगभग पूरा होता है। और इस कार्य के अंदर लगभग 7-8 लाख रुपया नॉर्मल रूप से खर्चा आ जाता। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, हमने ये देखा है कि जब इस तरह के काम करते हैं तो जो जिसको श्रमिक वर्ग करते हैं हम उसको कर्मवीर शब्द कहा जा सकता है, उनमें भी भावना आ जाती है कि स्वामी जी अपने लिए तो कर नहीं रहे, तो क्यों ना मैं अपनी मजदूरी में से भी कुछ अंश दान करूं। तो वो लोग अपने आप स्वेच्छा से, महाराज जी 20,000 30,000 आप अपने अगले कार्य में लगा दीजिए, वो स्वेच्छा से छोड़ देते। ऐसी हमने इस श्रमिकों के अंदर ये भावना देखी है
इससे अन्य लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। जब दिन भर परिश्रम करने वाले व्यक्ति समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान देकर अपने को धन्य मान रहे, तो हम सभी की कहीं ना कहीं सहभागिता होनी चाहिए। चाहे या कोई दानी सज्जन और समाज सेवी संस्थाएं कोई आगे आई इससे पूरे काम में। इसमें जो ट्रस्ट ने शुरुआत किया और ट्रस्ट के पास निरंतर जो महाराज जी के अनुयायी हैं, कोई अपना जन्मदिन पे है, कोई अपनी पिताजी के पुण्यतिथि पे है, महाराज जी से निवेदन करते रहते कि मुझे इसका लाभ दीजिए। तो महाराज जी इस तरह से उनके हिसाब से जो जहाँ का है उसी को ये दायित्व दे देते हैं और ट्रस्ट का इसमें पूरा समर्थन और सहयोग है पूरी तरह से। दाईं तरफ एक तस्वीर में सुमित वो और दिखाइएगा, दाईं तरफ जो है कुछ घोंसले जो है दीवार पर ये बनाए गए, ये लगाए गए हैं। शास्त्री जी इनके परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करेंगे, इनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये घोंसले जो बनाए गए हैं, इन घोंसलों में और इस पूरे जो फ्लैट्स में जो ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, इनमें किस तरह का अंतर है, इनमें किस तरह की पक्षी आती है? जैसे कि हमारे यहाँ कुछ दिनों से घरों में गौरैया पक्षी होते थे, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो उनके लिए शुरुआत किया गया था यह घोंसला। और जब हमने देखी कि बहुत ज्यादा संख्या आने लगी और संख्या आने के बाद में इनके आसपास में मंडराने लगे पक्षी, तो हमने विचार किया कि कहीं ना कहीं ये कम है, इसके लिए कोई बड़ा प्रयास करना चाहिए। तो उस बड़ा प्रयास को फिर मैं इसको क्या कहूँ आधुनिक भाषा में कि बीपीएल कार्ड की तरह से आवास योजना है। ये भी सोचते हैं कि भगवान हमें कोई बड़ा आवास दे, तो ये प्रभु का दरबार है, इस दरबार में जो हाजिरी लगता है उसको सभी को आवास मिलता है। तो ये बड़ा आवास की जो कल्पना है यहीं से आई है। और इसके बाद में स्वामी जी ने देखा जब इतने पक्षी यहाँ आने लग गए, कभी हम इंतजार करते थे कि पक्षी कैसे आएंगे, लेकिन हमने साक्षात देख लिया। आप सुबह देख सकते 10 बजे, आज सर्दी का समय है इसीलिए 10 बजे, शाम को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा थी पक्षियों की चहचहाट से प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय में आगमन होता है। तो गोधूली बेला जिसको कहते हैं, अब गौवे तो नहीं रही, समूह में गौवे जाती थी, उनकी धूली उठा करती थी, वो गोधूली बेला समय माना जाता था। ऐसे पक्षियों की चहचहाट हुआ करती थी, वो दोबारा से शुरुआत हो गया है। और इसी दृष्टिकोण को देख करके एक नया संकल्प इसको लेकर के फिर ये नया रूप दिया गया। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत यही रहा, इससे वो उसका विकास की गति की ओर हम बढ़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी की व्यवस्था कैसे की जाती है, यानी दाने चुग्गे की व्यवस्था इतने बड़े फ्लैट्स में अगर बात करें, किस तरह से वो व्यवस्था हो पाती है इनके दाने चुग्गे की? बड़ी बात कही, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करने वाला ईश्वर है, वो सबकी व्यवस्था कर देता है। प्रातःकाल यहाँ 5 बजे मंदिर में आरती होती है, सैकड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं। तो उन्होंने नियम बना रखा कि जो ही हम मंदिर में आए, आरती के बाद में हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में आके गौओं को चारा देते हैं और गौओं को चारा देते हुए पक्षियों का भी यहाँ चारा की वो दाना की व्यवस्था कर देता है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ दाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। जैसे अच्छा ये भी कह सकते हैं मोटे अनाज, आज हमें ये देख सकते हैं कि संसद भवन में मोटे अनाज की जो चर्चा हो रही है, ये पक्षियों से ही तो प्रेरणा मिलती है। पक्षी कभी चाउमीन बर्गर नहीं खाते हैं, ये बाजरा और ज्वार खाते हैं, इनका स्वास्थ्य देख सकते हैं, कभी डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। तो लोग यहाँ पे बाजरा है, गेहूं है, जो इसका दाना यहाँ डालते हैं और इस तरह से इनकी जो यहाँ से लेकर के फिर जरूरत के हिसाब से वो अपने चले जाते हैं। दूसरी बात मैंने एक और देखा, इनसे शिक्षा लिए, संग्रह प्रवृत्ति नहीं है। इन्होंने देखा कि हमारी व्यवस्था हो रही, तो जितना खाया, खाने के बाद में अपने आराम की चले गए या घूमने चले गए। पक्षियों में संग्रह की वृत्ति यहाँ है भी नहीं। उन्होंने देख लिया हमारे प्रभु ने व्यवस्था कर रखी है, और व्यवस्था नहीं होती तो बाहर से लाके संग्रह की वृत्ति भी करते हैं, तो दाना की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। बहुत बहुत साधुवाद शास्त्री जी, डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री। और एक संस्कृत में जो है श्लोक आता है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतिसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए जो है वो एक संसार ही, पूरी दुनिया जो है एक तरह से उसको कहा गया है। विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आते हैं, विदेशी पक्षी भी आते हैं। मेहमान सिर्फ इंसान नहीं होते, मेहमान पक्षी भी हो सकते हैं। और उन विदेशी मेहमानों के लिए, और ना केवल विदेशी बल्कि स्वदेशी जो मेहमान है, स्वदेशी जो पक्षी हैं, वो भी यहाँ पर उनका आश्रय स्थल। करीबन 8 से 10 हजार की तादाद में यहाँ पर पक्षी जो है वो अक्सर देखे जाते हैं। अभी दाना चुगा लेकर गए हैं बाहर भ्रमण के लिए, घूम कर आएंगे शाम को।
गोधूली वेला की बात करें या फिर उषा काल की बात करें, वो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और कितना सुंदर, कितना भव्य नजारा आप देख पाएंगे तस्वीरों में। और ये तस्वीरें जरूर आप देखिएगा, किस तरह से मानवता को दर्शाने वाली ये तस्वीरें मानवता को किस तरह से दर्शा रही हैं कि इंसान जो है वो अब भले ही भौतिकवाद के जमाने में, तेरा मेरा के जमाने में भले ही कितना ही घुल मिल गया हो, लेकिन ये तमाम चीजें उस भावना को दर्शाती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। तो ये बड़ी बात है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है और साथ ही साथ अनुकरणीय भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।